एवरीवन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से नहीं होंगे। और आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है, आज मैं आपको स्टोइक फिलोसफी जो है जिसकी बुक है ईगो इज द एनिमी बाय द रायन हॉलिडे जिन्होंने लिखी है, उसके अंदर सारा कॉन्सेप्ट जो है स्टोइज्म का है, जो कि मार्कस ऑरेलियस ने स्कूल ऑफ थॉट को फेमस कराया था। तो इसके अंदर हम 3 पार्ट्स होंगे इस वीडियो के। फर्स्ट पार्ट गोना बी अबाउट ऑथर, सेकंड पार्ट गोना बी व्हाई ही रिटन दिस बुक, एंड थर्ड पार्ट गोना बी द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस बुक। अब फर्स्ट पार्ट जो अबाउट ऑथर है, उसके अंदर हम ऑथर के बारे में जानेंगे, और सेकंड पार्ट के अंदर हम जानेंगे कि भाई इस ऑथर ने बुक क्यों लिखी, कौन सा दिमाग ख़राब हो गया था जो उसने ये बुक लिखी। और थर्ड पार्ट के अंदर हम जानेंगे इस ऑथर ने इस बुक के अंदर लिखा क्या है, और हम किस तरह से इससे लर्निंग हासिल कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। रिमेंबर द वन थिंग कि आप जो भी बुक पढ़ते हो, जिस बुक की भी समराइजेशन वीडियो या कुछ भी देखते हो, तब तक कि वो यूज़फुल नहीं है जब तक कि आप उसको अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट नहीं करते। बहुत से लोग देखे मैंने, बंच ऑफ बुक्स पढ़ी होती है, बहुत सारी बुक्स पढ़ी होती है, लेकिन घंटा भी उनको कुछ आता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस नॉलेज को जो हासिल की है उसको एग्जीक्यूट नहीं किया होता। बस पढ़ लेते, भूल जाते। तो एग्जीक्यूट करना सीखिए, तब तक कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप सिर्फ यहाँ पे फ़न के लिए आए हुए तो चलते बने। और मैंने यहाँ पे समराइजेशन कर दिए जो मेरे को इस बुक से मिले थे नोट्स। आप अगर पाकिस्तान में इसे ख़रीदेंगे तो इस कलर में आएगी, ईगो इज़ द एनिमी बाय रायन हॉलिडे। अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहें तो ऑनलाइन ख़रीद सकते, मैं नहीं दिलाऊंगा। और आप ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो ऑनलाइन पढ़ भी सकते, या किसी बुक स्टोर से भी आप इसे पढ़ सकते। अगर इस बुक को स्टोरी देखना है, ये देखना है, वो देखना है, तो बाहर मिलना, सीधी सी बात है। यहाँ पे अगर आए हो तो इस बुक की समरी पूरी देखो, जानो इसमें से कुछ। सेकंड पार्ट गोना बी सक्सेस एंड थर्ड पार्ट गोना बी फेलियर। तो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट वन। पार्ट वन के अंदर हम जानेंगे कि रायन हॉलिडे कौन थे। मैं ये नहीं बकचोदिया करूंगा कि वो कहाँ पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, क्या किया, कब पैदा हुए। सीधी सी बात है, जब 19 साल की उम्र में होते उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। इस वजह से नहीं कि उन्होंने सुन रखा था कि रिस्क लेना ज़रूरी है, बल्कि इस वजह से उनके पास एक वेकेंट, एक नेटवर्क, एक गार्डियन थे, एक जो वैसे से कैटरिंग ऐसी थी, उनको एक ऐसी कैटरिंग मिल रही थी जिसके अंदर उनको यकीन था कि मैं इसके अंदर सक्सेस पा सकता हूँ। तो उनके जो गार्डियन बने रॉबर्ट ग्रीन, द 48 लॉ ऑफ पावर के ऑथर और द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर के ऑथर। तो उन्होंने उनको जो है ना ट्रेन किया। उन्होंने कहा आप मेरे पास यहाँ पे आओ, मैं आपको सिखाता हूँ कि दुनिया में किस बला का नाम है, इंसान क्या चीज़ है, इंसान की हरकतें क्या हैं। तो ये भाई साहब आ गए उनके पास। अब बात करते पार्ट सेकंड के अंदर, उन्होंने ये बुक क्यों लिखी। जब वो 21 साल की उम्र में थे, काफ़ी फेमस हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, फेम आ रहा था, सब कुछ आ रहा था, लेकिन सडनली ये हुआ कि इनको एक अमेरिकन अपैरल के अंदर एक जॉब मिली, बिग पोस्ट के ऊपर, मतलब ऐसी छोटी छोटी पोस्ट के ऊपर नहीं, एक बड़ा प्रोजेक्ट भी मिला। इन्होंने प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट किया, इन्होंने खूब मेहनत की उस प्रोजेक्ट के ऊपर। भाई साहब प्रोजेक्ट अच्छा चला, रिजल्ट भी अच्छा है। हुआ क्या, इनका कट गया। कटा कैसे कि जो कंपनी वाले थे, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने इस काम का क्रेडिट किसी और को दे दिया। रायन साहब की हट गई, ने बोला यार ये तो मेरा काट है। उन्होंने बेड डिसीजंस लिए, डिप्रेशन, एनजाइटी, डाउनफॉल होने लगा। उसके बाद कुछ वक्त बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने डिसीजन लिए थे तो सारे चूतिया पे के थे। मतलब जो भी थी सारे बेड डिसीजन थे, कुछ भी उसके अंदर जो है ना ख़ास नहीं था। तो उन्होंने उस सवालों के जवाब को तलाश करना स्टार्ट किया और स्टोइक फ़िलोसफी की तरफ ध्यान दिया। स्टोइक फ़िलोसफी पढ़ते पढ़ते उनको ये रियलाइज़ हुआ कि भाईजान हमारे अंदर एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं ईगो। अब ये सोशल मीडिया वाला ईगो नहीं है। बहुत से लोग बोलेंगे यार कि हम इंस्टाग्राम पे देखते, टिकटॉक पे देखते, व्हेन इट्स कम टू ईगो सो आई फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, कि जब मेरी ईगो पे आती है तो मैं सब चीज़ें भूल जाता हूँ। अरे तुम्हें क्या लगता है कि ईगो जो है ना तुम्हारा दोस्त है? ईगो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो आपको अंदर से खाता है, वो आपके ऊपर सेल्फ पिटी करता है। मतलब आपको ये दिखाता है कि भाई हम हैं बस,
लेकिन एक्चुअली वो आपको बर्बाद कर रहा है, क्योंकि हम सोशल क्रिएचर है और हमें जो है ना हर कम्युनिटी के साथ और हर चीज़ के साथ फिट होना पड़ता है, और इट्स अ ह्यूमन नेचर एंड वी आर द सोशल क्रिएचर। तो उन भाई साहब ने स्टोइक फिलोसफी पढ़ी और उनको जो सवाल थे उनका जवाब मिल गया। तो उन्होंने कहा यार चलो मैं इसके ऊपर एक बुक लिख देता हूँ, क्योंकि इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, इतने मतलब रेयर क्वेश्चंस के आंसर है मेरे पास। उन्होंने बुक लिखना स्टार्ट कर दी। अब थर्ड पार्ट के अंदर हम जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो इस बुक का कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्टेक्स्ट है, मैंने जो लर्निंग की है मैं उसके बारे में ही बताऊंगा। कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर भी फिर थ्री पार्ट है, सक्सेस, इंस्पिरेशन एंड फेलियर। तो उसको भी देख लेते चलो। तो भाई साहब अब आ जाते हैं हम इसकी थर्ड पार्ट की तरफ, कॉन्टेक्स्ट की तरफ। जो मेरी पर्सनल लर्निंग है मैं उसी के बारे में बकचोदिया करूँगा। मैं ज़्यादा वो नहीं बताऊँगा कि पूरा पार्ट वन के अंदर पूरा क्या लिखा हुआ है रीड करके नहीं बताऊँगा। जो लर्निंग है मेरी मैं वो बताऊँगा। आप बुक पढ़िए, आप बुक को जो है ना रीड कीजिए और उसके अंदर अपनी लर्निंग कीजिए। लेकिन जो मेन पॉइंट्स है जो कि इसके अंदर स्टोइक फिलोसफी के साथ रिलेटेड है, मैं उसके बारे में बताऊँगा आप लोगों को। तो इसके अंदर जो पहला कॉन्टेक्स्ट, जो इस बुक का जो पहले कॉन्टेक्स्ट का पार्ट है वो इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के अंदर ये भाई साहब क्या कहते हैं कि जब बंदा अपनी पीक पे होता है, मतलब जैसे कि 18 प्लस का हो जाता है या अपनी जो है ना यूनिवर्सिटी एंड करता है या वो करता है गधेड़ों की तरह, तो उसका इसके ऊपर एक सिचुएशन आती है। उस सिचुएशन के अंदर वो एक पाथ ढूंढ रहा होता है, एक रास्ता ढूंढ रहा होता है कि भाई मुझे एक रास्ता चाहिए जिसके ऊपर मैं जो है ना कीप इट अप कर सकूं, उसके ऊपर मैं जा सकूं। तो उस वक्त जो है ना ईगो का जो रोल होता है उस वक्त स्टोइक फिलोसफी के हिसाब से वो कहते हैं कि एट द बिगनिंग ऑफ द लाइफ, जो कि एट द बिगनिंग ऑफ द लाइफ व्हेन वी आर फाइटिंग फॉर द करियर, जब हम बिगनिंग पे होते हैं, मतलब शुरुआत में होते हैं अपनी लाइफ की, जो वो वाली लाइफ में जब पैदा होते हैं, वो वाली लाइफ जो हमारे करियर का स्टार्टअप होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसके अंदर हम हमें ईगो बताता है कि वी थिंक दैट वी नोज एवरीथिंग। हमारा ईगो में क्या बताता है कि हमें सब पता है। सामने वाला तो पागल है, सामने वाला तो चूती है, हमें सब पता है, वो डुल है, हमें सब पता है। ईगो ये बताता है, सेटिस्फाई करता है आपको। सेकंड बात जो है इसका जो मेन लर्निंग है, जो रायन हॉलिडे साहब लिखते हैं कि भाई ईगो जो सेकंड वो करता है वो सीक फॉर अटेंशन इंस्टेड ऑफ स्किल्स। मतलब जो इंस्पिरेशन, जो ये सिचुएशन होती है जब हम करियर को जो है ना एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो हम ज़्यादातर अटेंशन की तरफ भागते, स्किल्स की तरफ नहीं भागते। हम ये सोचते कि यार मैं अगर ये काम कर रहा हूँ, वो बंदा जो है ना मेरे को बोलेगा यार इस बंदे को सब आता है। भाई वो तेरे को राशन ला के दे रहा है क्या? नहीं ना, छोड़ दे उसको। वो अपने आप के ऊपर ध्यान दे, अपने आप को बोल भाई मुझे काम करना है, मुझे न्यू स्किल सीखनी है। भाड़ में जाए लोग, मैं लोगों के बारे में क्यों सोचूं। रायन हॉलिडे की जो मेन लर्निंग है वो यही कहता है कि भाई अगर आप जब तक के जो है ना इस सिचुएशन में है, तो आपका ईगो आपको बहुत दफ़ा बोलेगा कि भाई अटेंशन की तरफ भागो या उसको देखो ताकि वो तुम्हें देखे, ये काम करो ताकि वो लोग तुम्हें शाबाशी दे। बाहर में गई उन लोगों की शाबाशी, अपने काम से काम रखो। सेकेंड थिंग ये होता है, जो थर्ड थिंग है इसका कॉन्टेक्स्ट का विच आई हाईलाइटेड, कि इस हालात में द पर्सन टॉक मोर इंस्टेड ऑफ वर्क। इस वक्त मतलब अगर जिस बंदे के भी करियर की शुरुआत है तो वो बोलेगा ज़्यादा, काम बहुत कम करेगा। मतलब जब मैं 9 क्लास में था, एक बंदा रोज़ आता था, बकचोदिया करता रहता था, भाई मैं तो डॉक्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं फलाना दिमाग का ये बनूंगा। अभी रिसेंटली फर्स्ट ईयर में जब मैं था 2025 में, उसके साथ उसकी शादी थी, यंग एज में उसने शादी की। उससे मिला, मैंने बोला भाई क्या सीन है? कहता है यार मुझे तो कुछ वो ही नहीं है, बस अपनी सिंपल जिंदगी वो चल रही है। अब इसके अंदर जो 4 पॉइंट है जो एस्पिरेशन के दौरान आता है, चेस फेम इंस्टेड ऑफ मास्टरी। चेस फेम इंस्टेड ऑफ मास्टरी मीन्स कि इंसान लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करता, बल्कि फेमस होने के ऊपर फोकस करता है, फेम के ऊपर फोकस करता है कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे ये करे वो करे। इसी के चक्कर में जो है ना
वो वही का वही रह जाता है। अब हमारी जो पर्सनल ग्रोथ की लर्निंग है इस बुक में, इस पार्ट में, कॉन्टेक्स्ट पार्ट 1 के अंदर जो इंस्पिरेशन का पार्ट है, ये बुक हमें सिखाती है स्टे एज अ स्टूडेंट। मतलब बहुत से लोग होते हैं इस के अपनी यूनिवर्सिटी ख़त्म करने के बाद या कॉलेज ख़त्म करने के बाद उनका एक सीन होता है कि वो समझते हैं हमें सब कुछ पता है और उसकी वजह से वो कुछ सीख नहीं पाते। देयर इज़ अ वन कोट विच आई कोट, इफ द पर्सन नोज एवरीथिंग ही डजंट फिट इन एनीथिंग, एंड देयर इज़ अ वन सेकंड कोट विच आई कोट, इफ द पर्सन थिंक आई नो एवरीथिंग ही डजंट नो एनीथिंग। तो मतलब उर्दू में इसकी मीनिंग है जिसको सब पता होता है उसको कुछ नहीं पता होता। तो इंस्पिरेशन का जो मेन कॉन्टेक्स्ट है ये बुक हमें सिखाती है और यही सिखाती है कि आप फजूल की बातों छोड़े और अपने ऊपर सेल्फ पिटी करना छोड़े और सिर्फ फोकस करें लर्निंग के ऊपर। अब सेकंड जो हमें इस बुक ने मुझे सिखाया है, वर्क क्वाइटली। वर्क क्वाइटली का मतलब ये है, अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते या आप जो है ना कुछ भी काम करते, कोई बिजनेस स्टार्ट करते, तो इस करियर के दौरान इस स्टेज में क्या होता है कि हम बकचोदियाँ करते रहते हैं एक के साथ दूसरे के साथ, अरे यार मैंने ये स्टार्ट किया है, देखियो 1 साल के अंदर मैं इसको कहाँ ले जाऊँगा। 1 महीने के बाद तुम्हारी उस मोटिवेशन का जो है ना बेड़ा गर्क हो जाता है, आप रोते रहते हो। हुआ क्या मेरे साथ? हुआ यही बिकॉज द ब्रेन डजंट नो द फकिंग डिफरेंस बिटवीन द इमेजिनेशन एंड रियलिटी। दिमाग को नहीं पता कि इमेजिनेशन क्या है और रियलिटी क्या है। आप इमेजिन करते हो, आप उसको बताते हो, उसी के चक्कर में आपके डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं और ब्रेन ये समझने लगता है कि भाई जो काम था वो तो हो गया, फिर आपके लग गए, आपका कट जाता है। और करो लोगों के साथ बकचोदिया कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अब जो 4 पॉइंट है इसका जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेरे सीखा पार्ट 1 इंस्पिरेशन से कि बिल्ड रियल वर्क, मतलब फेक चीजों के ऊपर नहीं भागो, फेक वर्क के ऊपर नहीं भागो। एक काम पकड़ो, उसके अंदर इतना पोटेंशियल लगाओ, इतना पोटेंशियल अपना लगाओ कि वो काम जो है ना आपके लिए फिर बोले, आपको बोलना भी नहीं पड़े। जो काम आप करते हो आप उसके अंदर इतने एक्सपर्ट बन जाओ कि भाई जो बंदा अगला देखे वो बोले भाई इस बंदे ने, इसके बंदे का काम है। अगर आप पेंटर हो, आर्टिस्ट हो, यूट्यूबर हो, जो भी हो, वट एवर यू आर, अपने काम को जो है ना एक गेम बना लो, अपने लिए एक मज़ा बना लो। होता है ना कि उसके अंदर मिर्ज़ापुर के अंदर मजबूरी में स्टार्ट किया था, अब मज़ा आने लग गया, उसका जो डायलॉग है। तो मजबूरी में स्टार्ट करो, मगर जब बात आगे बढ़े तो फिर मज़ा आने लगेगा। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड कॉन्टेक्स्ट, सक्सेस व्हेन यू बिकम पावरफुल। अब इसके अंदर रायन हॉलिडे भी थे कि जब बंदा सक्सेसफुल बन जाता है उसके पास 4 मेन कीज आती है, जो 4 चीज़ें उसके अंदर आती है, बदलाव आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एरोगेंट। एरोगेंट एवरी पर्सन नोज अबाउट वेरी वेल दैट जब इंसान सक्सेसफुल बनता है उसके अंदर एरोगेंट कूट कूट के बढ़ जाता है। सेकंड जो चीज़ आती है सक्सेस के बाद, वो एडिक्टेड टू द प्रेस। वो कहता है कि यार हर कोई मेरी तारीफ करे हमेशा, कि यार जहाँ भी जाऊँ गाड़ी लेके जाऊँ। देखा होगा आप लोगों ने ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ी लेके जाते ऐसे इलाके में ताकि यार लोग मुझे बोले वाह बंदे के पास गाड़ी है। तीसरी चीज़ ब्लाइंडेड बाय द पावर। जब इंसान को पावर उसके पास आ जाती है ना, वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाता है, उसको डिफरेंस नहीं पता होता कि व्हाट इज द फकिंग राइट एंड व्हाट इज द फकिंग रॉन्ग। सब कुछ वो वही करता है जो उसका दिल चाहता है, उसकी गट फीलिंग चाहती है। वो नहीं करता जो उसको लगता है कि ये सही है, या अपने ब्रेन से जो उसका जो दिमाग है वो उड़ जाता है, उससे काम ही नहीं लेता। एंड आई सीन मल्टीपल पीपल लाइक दैट। तो 4 पॉइंट जो है, जो मतलब फोर की जो इसकी है, वो है डिस्कनेक्टेड विद द रियलिटी, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर ही कवर कर दिया, जैसे कि ब्लाइंडेड बाय द पावर के बंदे को जो है ना कनेक्टिविटी उसकी कम्प्लीटली रिमूव हो जाती है। अब मैं ये बकचोदियाँ नहीं करूँगा क्योंकि इस बुक के अंदर उन्होंने हिस्टोरिकल स्टोरीज के बारे में भी बताया, मैं वो नहीं बताऊँगा। मैं बताऊँगा जो मेन लर्निंग है, जो आप इस बुक से लर्न कर सकते हैं, और जो मैंने लर्निंग की है यही मैं बताऊँगा। यही समराइजेशन है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बुक है। तो अब इसके अंदर जो है रायन हॉलिडे कहता है कि जब आप
सक्सेसफुल बन जाते हो तो आपके लिए जो है ना इंस्पिरेशन से ज़्यादा सक्सेसफुल जब आप होते हो, तो फिर एस्पिरेशन तो पार्ट वन है, वो इतना खतरनाक नहीं हो आपके ऊपर जो है ना, बस आपको घुमाता घुमाता रहता है, मतलब लुल बनाता रहता है। लेकिन सक्सेस के अंदर ईगो जो है ना बहुत डेंजर बन जाता है, क्योंकि जब ईगो सक्सेसफुल बंदे के पास होता है तो उसके अंदर एरोगेंट, ब्लाइंडेड विद द पावर और एडिक्टेड टू द प्रेज, मतलब कि भाई हर कोई मेरी तारीफ करे, किसी ने तारीफ नहीं की भाई इस बंदे को उड़ा दो, ये बंदा है ही सही नहीं। हाँ वो तो चूतिया है, अपने आप को देखता नहीं है बंदा, क्योंकि पावर के अंदर कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुका है। अब आता है कि हमारे भाई साहब मार्कस ऑरेलियस की जो है ना टीचिंग इन्होंने लिखी हुई है इस बुक के अंदर। ये कहते हैं भाई जब आप सक्सेसफुल बन जाते हो तो सबसे पहला काम आपको ह्यूमिलिटी के ऊपर फोकस करना है। ह्यूमिलिटी क्या कि अगर आपकी बदतमीजी किसी ने कर ली तो उसके ऊपर कंट्रोल करो, अपने ब्रेन को बोलो कि ये कुछ भी नहीं है। सेकेंड थिंग सेल्फ कंट्रोल, वो भी यही है कि आपको जो है ना अपने आप को कंट्रोल करना होगा। जो इनर पीस है, जो इनर सेल्फ है, आपका जो इनर वॉइस है, आपको उसके ऊपर कंट्रोल करना होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आप जितने भी जो है ना गिल्टी लोगों को देखते हैं जो जिन्होंने क्राइम किया होता है, वो एक ही बात आप उनके अंदर नोटिस करोगे कि उनके पास जो है ना कंट्रोल नहीं होता, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का जो इनर वॉइस का कंट्रोल है ना वो नहीं होता। सारा जो गेम है इंसान का, जो ह्यूमन की साइकोलॉजी है ना, जो आपकी जो कंसाइंस है, आपकी जो इनर वॉइस है उसका है, आप उसको कंट्रोल करना सीख गए तो आप हर चीज़ को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। ये मार्कस ऑरेलियस उन्होंने बहुत सारा टाइम इस चीज़ के ऊपर गुजारा। अगर अगर मैं इनर पीस की बात करूं तो सिद्धार्थ गौतमा जो कि बुद्धिज़्म के फाउंडर हैं, वो भी एक महल में रहते थे। महल में रहते थे, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन क्या था उनके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं था। सेल्फ कंट्रोल कैसे कि उनके पास जो इनर पीस होता वो कम्प्लीटली ब्लाइंडेड, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड था। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास शराब है, अल्कोहल, हर चीज़ है, मगर खुशी नहीं है, मतलब इनर पीस ही नहीं है। वो बंदे चले गए इनर पीस ढूंढने के लिए और उस चक्कर में उन्होंने बुद्धिज़्म का जो है ना बुनियाद रखी, और आज बुद्धिज़्म को बहुत सारे लोग मानते हैं। तो यही था जो आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, अपने सेल्फ कंट्रोल को, इनर पीस को। इनर पीस आपको जो है ना, ये नहीं कि आपने मिठाई खा ली आपका इनर पीस जो है ना बन गया, नहीं नहीं। अच्छा खाना खा लिया इनर पीस बन गया, जितनी भी अच्छी चीज़ें हो आपके साथ, जब तक कि आपको कंट्रोल नहीं है अपने इनर पीस के अंदर। क्योंकि ईगो, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कंसाइंस, इनर पीस और जो ब्रेन है, न्यूरॉन्स, ये सारे आपस में लड़ते रहते हैं। डिसीजन मेकिंग, मतलब डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी चल रही होती है इनके दरमियान। जैसे कि एक मुल्क के अंदर जो है ना, अगर आप चाहो तो पार्लियामेंट के अंदर जाओ, एक एक के साथ बोलता है तू चूतिया, दूसरा बोलता है तू चूतिया, तो यही चल रहा होता है। अब रिमेम्बरिंग द सक्सेस इज टेम्पररी, तो चौथी चीज़ है, ब्रायन हॉलिडे कहते हैं कि भाई जो मार्कस ऑरेलियस थे वो किंग थे, रोमन के किंग थे, मतलब बादशाह थे, लेकिन वो हमेशा हर सुबह अपने आप को ये बताते थे कि ये जो मेरे पास जो कुछ भी है ये टेम्पररी है, ये जाने वाला है। मेंशन यहाँ पे क्या होता है कि किसी बंदे के पास जो है ना एक गाड़ी ले ली, घर ले लिया, ट्रेडिंग में थोड़े से पैसे कमा लिए, बंदा जो है ना अपने आप को तुरमार खान समझने लगता है, भाई मैं ही हूँ, बाकी तो सारे है जो है। तो इसके अंदर अगर मैं ऑल ओवर बताऊं तो सक्सेस के अंदर आपको जो है ना 4 चीज़ों के अंदर कंट्रोल करना होगा। सेल्फ कंट्रोल, रिमेंबर और कीप रिमेम्बरिंग दैट सक्सेस इज टेम्पररी। इन चीज़ों के ऊपर आपको कंट्रोल करना होगा। अभी थर्ड पार्ट जो है, वीडियो बड़ी लंबी होने वाली है, हो रही है, तो इस वजह से मैं फेलियर के ऊपर इतना बोलूँगा नहीं। फेलियर का क्या है, लाइफ इन व्हेन लाइफ ब्रेक्स यू डाउन। अब फेलियर जो थर्ड पार्ट है कॉन्टेक्स्ट का, उसके अंदर ये बोलता है कि बंदा जब फेल हो जाता है ना वो ब्लेमिंग करता है, उसके अंदर एक कोग्निटिव बायस आ जाता है। कोग्निटिव बायस के अंदर जो ब्लेमिंग बायस होता है ना, भाई मैं हारा, मैं तो फेल, उसके इस बंदे की वजह से हारा, मेरे 3 यूट्यूब चैनल फेल हुए, और मैंने बोला भाई क्योंकि लोग सपोर्ट नहीं करते थे, स्टूडियो मेरी अच्छी नहीं थी, कैमरा अच्छा नहीं था, माइक अच्छा नहीं था, इस वजह से फेल हुए। लेकिन जब मैंने ये बुक पढ़ी, इगो इज द एनिमी बाय रायन हॉलिडे, इसके अंदर जब मैं थर्ड पार्ट के अंदर रहा, मैंने फेलियर का ये पढ़ा, मैंने बोला यार मैं तो चूतिया था, मेरा कट रहा था, मैं खुद अपना काट रहा था, मैं अभी दोबारा स्टार्ट किया। तो बंदा जो है ना ब्लेमिंग करता है, हर चीज़ के ऊपर ब्लेमिंग करता है। हमारे यहाँ एक बंदा था भाई, दरवाजे से गुजर रहा था, दरवाजे के ऊपर जो है ना कलर लगा हुआ था, उसके कपड़ों पे कलर लग गया। उस बंदे ने कुल्हाड़ी उठाई, ये विलेज की बात है, कुल्हाड़ी उठाई,
गेट को तोड़ दिया। दूसरा बंदा आया उसका भाई, बोला भाई गेट को क्यों तोड़ा? बोले इसने जो है ना मेरे ऊपर कलर लगा दिया। मतलब मेंटिलिटी चेक करो बंदे की। तो फेलियर के अंदर क्या होता है कि बंदा जो है ना ईगो आपको बताता है भाई ये हमारी गलती नहीं है, ये उस बंदे की गलती है, इस वजह से हम फेल हुए। डिनाइल आ जाता है। डिनाइल ये कि बंदा बोलता है चलो यार तुम इसके अंदर फेल हो गए, कोई मशवरा बंदा दे रहा हो तुम ये कर लो, बोलता है जा भी अपना काम कर। ये होता है। इट हैपन विद मी आल्सो। सेल्फ पिटी, ये सबसे खतरनाक चीज़ है। फेलियर के बाद जब बंदे के अंदर सेल्फ पिटी आती है ना, बंदा अपने आप को दिलासे देता है कि यार मैंने इतना कुछ किया। कभी गॉड को ब्लेम कर रहा होता है, कभी इंसानों को ब्लेम कर रहा होता है, कभी किसको। बट अपने आप को राइट करना उसको लाजमी है। फॉर रिफ्यूजिंग टू द लर्निंग, जब बंदा फेल हो जाता है ना उसके बाद बोलता है यार ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं। वो कहता है भाई कि अब मैं जो है ना मेरे को जो करना था वो कर लिया, मैं तो लाइफ के अंदर हमेशा फेल होता हूँ क्योंकि मेरी किस्मत ख़राब है। अब वो यहाँ पे रिफ्यूज़ कर देता है लर्निंग को, क्योंकि वो डिनाइल कर रहा है लर्निंग को बिकॉज ऑफ ब्लेमिंग द लक। अब इसके अंदर जो फोर कीज है बड़ी इंटरेस्टिंग ही सिमिलर है। सबसे पहले अगर एक बंदा है वो फेल होता है, सही है, तो उसको अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टोरी के अंदर समझाऊँ, एक बंदा उसका नाम है अली, वो फेल हो गया, हमेशा फेल होता है। उसके बाप ने कहा बेटा पढ़ लो और लर्निंग करो, ट्राई करो, तो उसने कहा नहीं बाबा मैं फेल होता रहता हूँ, सही है मैं फेल होता रहता हूँ। तो अब बाप ने पूछा भाई क्यों फेल होता है, तो उसने ब्लेम किया लक को कि मेरी किस्मत खराब है। तो इसके अंदर इस स्टोरी के अंदर जो क्या है, ये ब्लेमिंग अदर्स, डिनाइल एंड रिफ्यूजिंग टू लर्निंग, ये तीनों कनेक्टेड है। मतलब बंदा पहले ब्लेम करता है किस्मत को, जब वो किस्मत को ब्लेम करता है उसकी वजह से क्या होता है कि वो रिफ्यूज कर देता है लर्निंग को। वो मना कर देता है कि मैं अब मैं कुछ करूंगा ही नहीं, आगे मैं कुछ स्किल सीखूंगा नहीं, भाड़ में जाए, मैं तो फेल होता रहता हूँ क्योंकि मेरा लक खराब है। तो इसके अंदर यही लर्निंग थी। अगर इस बुक को पढ़ने के बाद अगर आपको लर्निंग आपको पता चल जाए कि भाई हमारी लर्निंग थोड़ी सी मुख्तलिफ है और इंटरेस्टिंग है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे सेंड कर सकते हैं। आई विल रियली अप्रिशिएट इट। ओके, तो अगर इसके अंदर द बुक इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टोइक फिलोसफी, इसके अंदर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको जो है ना ओवरव्यू जो है ना मतलब ज़्यादातर स्टोइक फिलोसफी और स्टोइक स्कूल ऑफ थॉट नज़र आएगा। तो अब इसके अंदर ये कहता है, जो इसका कोट है विच आई को, डोंट बी कॉन्फिडेंट, डू नॉट लेट प्राइड एरोगेंस वैलिडेट और सेल्फ इम्पोर्टेंस कंट्रोल योर माइंड और कंट्रोल यू। मतलब इसका जो कोड है इसका मतलब ये है कि भाई रायन हॉलिडे कहते हैं कि कभी भी जो है ना एरोगेंस को और अपने जो है ना सेल्फ सुपीरियरिटी को और अपने कॉन्फिडेंस इन चीज़ों को कंट्रोल करने मत दो। मतलब काबू में अपने दिमाग को जो है ना उनके हवाले मत करो, अपने दिमाग को अपने दिल को यहाँ यहाँ वहाँ कंट्रोल रखो। समझ गए होंगे आप। इन तीन चीज़ों के ऊपर अगर आप कंट्रोल करते हो तो आप जो है ना कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ सकते हो और उसके बाद जो है ना आप उसी को यूज़ करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार इस बुक को पढ़ने के बाद या इस समरी को पढ़ने के बाद आप जो है ना सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल बन जाओगे, तो ये घंटा भी नहीं होने वाला। एक एक हज़ार बुक लोग पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद भी जो है ना उनको घंटा कुछ आता नहीं है जब तक कि आप वो एग्जीक्यूट नहीं करते। अब बात करते हैं भाई ये बुक पॉपुलर क्यों हुई, क्योंकि बिजनेस, यूट्यूब क्रिएटर्स, एथलीट्स, स्टूडेंट, लीडर्स, प्रोग्रामर्स, आर्टिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर, दे ऑल हैव बीन रीडिंग दिस बुक। सबने पढ़ी है ये बुक। इन सब कैटेगरीज के जो लोग हैं उन्होंने ये बुक बाय की है, इस वजह से ये बहुत पॉपुलर है। और ये जो है क्योंकि हमेशा याद रखना, जिस चीज़ के अंदर मोरेलिटी होती है ना, जिस बुक के अंदर मोरेलिटी, जैसे कि स्टोइक फिलोसफी के अंदर मोरेलिटी है, हर कोई उसको पढ़ेगा क्योंकि हमारे अंदर एक फेयर है, फेयर ऑफ गॉड, फेयर ऑफ पीपल। अब मेरी एक बुक है द गुड मैन इज अ डेड मैन, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, द गुड मैन इज अ डेड बाय मास खान एंड academia.com, तो आप उसके अंदर पढ़ सकते हो। उसके अंदर मैंने कम्प्लीटली इसके बारे में बताया बंदा अच्छे काम अच्छे गुण करता क्यों है। इस वजह से नहीं क्योंकि उसको सवाब कमाना है, इस वजह से नहीं कि उसको अच्छा लगता है, इस वजह से क्योंकि वो समझता है कि मुझे सोसाइटी जो है ना इज्जत देगी। तो यही थी ओल, ओल मतलब
ईगो इज द एनिमी की समराइजेशन और कॉन्टेक्स्ट अबाउट ऑथर ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको कोई लर्निंग पसंद आई तो इट्स ओके, अगर नहीं आई तो बाढ़ में जाओ। और अगर इस बुक को पढ़ने के बाद जो है ना जो सीखते हैं आप जो है ना शेयर कीजिए उसको, ताकि और लोग भी जो है ना कमेंट बॉक्स के अंदर पढ़े और आपकी जो है ना राय इस बुक के बारे में हासिल कर सके। यू कैन से इट एज अ रिव्यू, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम नॉट फॉर मी बिकॉज आई ऑलरेडी रोट दैट बुक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर मौका मिला तो।